So shall we start? I want to ask कि central limit theorem is clear to you or not? The proof of central limit theorem. Or if you have any doubt, you can ask now only, so that first we will clear the doubts and then we'll move forward. सेंट्रल लिमिट थ्योरम में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है प्रूफ में। किसी को कोई डाउट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम में? मैम वो है मैम। क्या है? कौन से स्टेप में? बता रहा हूँ मैं। मैम ये इक्वेशन नंबर 3 जो है, एक मिनट, इक्वेशन नंबर 3। मैम जिसमें हमने लिखा है वी नो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन बाय mx t इज इक्वल टू ई ब्रैकेट। हाँ हाँ इसमें मैम उसके बाद नीचे लिखा है इक्वेशन 2 विल बिकम, इसके नीचे आपने ये लिखा है इक्वेशन। मैम ये जो ब्रैकेट के अंदर है mx2 के बाद t, फिर डिवाइड का, फिर सिग्मा, फिर डिवाइड लगा है, फिर अंडर रूट n है। हाँ 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 हाँ, वो मिसप्रिंट, वो मुझसे गलती हुई हुई है। सही है, ये तुमने सही बताया, मुझसे गलती वही। हुई हुई और है। मैम एक और चीज, ये सिग्मा अंडर रूट एन होगा, डिवाइड नहीं होगा ये सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ये मैंने शायद गलती से लिख दिया। जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है x1 की, वो तो सही लिखी हुई है, बाकी गलत लिखी हुई वैसा है ही टर्म। होगा ना मैम? हाँ, सिग्मा अंडर रूट एन होगा, इसे सही कर लेना। और अच्छा हुआ तुमने बता दिया, और लोगों को भी बता दो कि क्लियर हो जाए, क्योंकि कभी कभार लिखने में गलती हो जाती है। बार बार वो सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन था, कहीं सिग्मा अंडर रूट एन था, तो वो गलती हो गई है मुझसे। और मैम ये इक्वेशन 2 जो है ऊपर वाली जस्ट, हम्म। मैम इसमें आपने स्मॉल ए के बाद वो करली ब्रैकेट के अंदर जो पूरी इक्वेशन लिखी है, जिसमें हमने मीन वाला पूरा बना दिया उसे, और है कौन ना? सी इक्वेशन कह रहे हो? मैम इक्वेशन नंबर 2 थर्ड के ऊपर जो जस्ट, हाँ हाँ हाँ। मैम वहाँ उसमें हमने क्या कहते हैं मीन वाला, मीन का फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें पुट किया है ना मैम, एक्स बार एन की जगह पे। हाँ हाँ हाँ। तो मैम ये आपने करली ब्रैकेट के अंदर सब में प्लस प्लस है, ठीक है मैम? हम्म। उसके बाहर जो है वो स्मॉल ही है। अगर हम देखें तो मैम ये सबके साथ ई जो है वो मल्टीप्लाई करेगा और सबके साथ प्लस का साइन आएगा ना मैम? नहीं, ये तो मैंने तुम्हें बताया था अगर हम ये इसको, वाले। हाँ, तो लेकिन ये मल्टी, जब ये प्लस होता है तो ये तो मल्टीप्लाई होता है ना बेसिकली। मैम अगर अपन, मैं कैपिटल ई की बात कर रहा हूँ। अगर आपने मल्टीप्लाई भी किया फर्स्ट इक्वेशन के साथ, आपने मल्टीप्लाई हम्म, किया, लेकिन अगर आप सेकंड इक्वेशन के साथ करेंगी तो बीच में पॉजिटिव वाला साइन नहीं आएगा क्या? नहीं 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 आएगा। देखो क्या होता है, जैसे ई टू द पावर एक्स प्लस वाई है, तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ई टू द पावर एक्स डॉट ई टू द पावर वाई, लिख सकते हो। यस मैम। तो बस वही करा है। फिर जब ई टू द हाँ पावर लिख एक्स, सकते। और फिर जब मैंने इसकी एक्सपेक्टेशन ले ली, तो दोनों टर्म्स क्योंकि x इन्वॉल्व कर रही हैं, तो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर x हो जाएगा, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, समझ लो, ई टू द पावर y हो जाएगा। आई समझ में बात? ठीक है। और कोई यस डाउट? मैम। और ये बहुत अच्छी बात तुमने बताई नहीं कि मैम। उस्मान के ये डाउट, ये तुम, ये बहुत मतलब सही है कि ये मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने अपॉन दो जगह सिंबल गलत बना दिए, तो और लोग भी चीज़ चेक करें। देखो पूरा का पूरा मैं जो हूँ, मैं भी इंसान हूँ, लिखती हूँ तो शायद कभी कभार गलती हो जाती है कहीं सिंबल, क्योंकि बार बार अपॉन में सिग्मा कभी अंडर रूट में आ रहा है, कभी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो ये चीज़ें ना तुम लोग को खुद भी देखनी पड़ेगी, पूरी पूरे डिपेंडेंट मत रहना मेरे नोट्स के ऊपर कि यार इसमें तो पॉइंट के बराबर भी गलती नहीं हो सकती। मैं लिखने लिखने में कभी कभार गलती कर सकती हूँ, जैसे कल वो प्लस साइन नहीं लगा रखा था बीच में,
ठीक है, तो प्लीज दिस यू हैव टू कीप दिस इन माइंड एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। हाँ, तुम्हें कोई गलती लगे तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगी तुम्हें, लेकिन ये नहीं कि पूरे के पूरे ब्लाइंडली तुम नोट्स रट लो बैठ के। ठीक है, फिर बाद में देखो नेक्स्ट पेज पे सही कर दिया है कि एम एक्स कि ऑल एम एक्स वन टी अपॉन सिग्मा अंडर रूट टेन जो है वो बराबर है, वो बस वही गलती हुई हुई है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? नाउ टुडे वी विल डू एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, ओके, सो आई एम स्टार्टिंग। इफ x1 x2 xn are IID VRP, इसका मतलब समझ में आ रहा है किसी को? देखो अक्सर शॉर्ट फॉर्म्स यूज होंगी इन प्लेस ऑफ मतलब पूरा लिखने के बजाय हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे। तो ये जिसको किसी को समझ में आ रहा है कि ये क्या मतलब है? x1, मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके, तो if x1 x2 xn are IID BRP, what does this mean? If anyone can explain, what does this line mean? What do you mean by IID? इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल। Independent, identically distributed. Very good. And what do you mean by BRP? We have discussed this many times. अब आई डोंट नो कि तुम लोग को कितना याद है लास्ट लेक्चर्स का, बट वी हैव डिस्कस दिस अलॉट। व्हाट इज दिस BRP? कौन से डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे? बताओ भाई। बाइनोमियल। बाइनोमियल, वेरी गुड। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आर और पी क्या डिनोट करते हैं? वेरिएबल। आर और पी पैरामीटर्स होते हैं। पी तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और आर होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, सही है ना? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पता है? जब हमारा किसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही आउटकम आ सकते हैं, या तो सक्सेस या फेलियर। जैसे कि व्हेन वी आर, प्लीज अपने माइक्स ऑफ करो। व्हेन वी आर टॉसिंग अ कॉइन, आई कैन गेट अ सक्सेस or a failure. Means if I am considering head as a success, then I will get a head or a tail, and a head, as a head is a success, so मेरे पास एक सक्सेस हो सकता है और एक फेलियर हो सकता है। जिस एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम होते हैं हम उसे कहते हैं, हम उसको बर्नौली एक्सपेरिमेंट मानते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अब इसमें आर जो है तुम्हारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आर होता है हमारा 1, बिकॉज सिर्फ एक बार हमने एक्सपेरिमेंट करा। जब यही टॉसिंग ऑफ अ कॉइन हम बहुत बार करते हैं तो ये बन जाता है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट करा है आर टाइम्स। ठीक है, तो जितनी बार मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी वो आता है मेरा ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, और पी होती है मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ऑल राइट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी इन केस ऑफ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एंड फॉर गेटिंग अ हेड? पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ। 1/2। वेरी गुड, 1/2।
ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूंगी, मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट करा है 100 टाइम्स और प्रोबेबिलिटी सक्सेस 1/2 दैट इज 0.5। तो मैं इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ। ऑल राइट, यस मैम। ठीक है ना। अब इसका ये होता है फॉर्मूला कि अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो मीन मैं कैसे निकालूंगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब कि इसको अगर तुम r मान रहे हो और इसे p मान रहे हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा rp एज मीन। ठीक है, मैम और ये वेरिएंस 100n नहीं है, n। मैम ये 100n होगा शायद। नहीं, तुम इसे कुछ भी ले सकते हो, तुम इसे n भी ले सकते हो और तुम इसे r भी ले सकते हो। देखो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम इसे r इसलिए ले रहे हैं क्योंकि n हमने लिया है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि अगर हम n वेरिएबल्स भी ले लेंगे और नंबर ऑफ ट्रायल्स भी हम n ले लेंगे। आई समझ में बात, लेकिन नॉर्मली हम n ही यूज करते हैं। जिसने भी बताया वो सही बताया, तो मतलब जो भी बोला इस वक्त, ज्यादातर हम नॉर्मली हम n ही यूज करते हैं। लेकिन इसमें ये जो एप्लीकेशन है इसमें हमारी मजबूरी ये है कि x1 x2 xn जो है हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो अगर मैं n ले लूंगी तो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। ठीक है ना, इसलिए r ले लिया। कुछ भी ले सकते हो, तुम s ले सकते हो, t ले सकते हो, ये तो किस नाम है एक वेरिएबल का, कुछ भी ले सकते हो। बट बस बस व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज दिस कि दिस फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कितनी बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ऑल राइट, यस मैम। ओके। तो आरपी होता है हमारा मीन और आरपी क्यू होता है हमारा वेरिएंस। ठीक है, दिस इज योर वेरिएंस। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई ना तुम लोगों के। बताओ भाई, यस मैम। कौन बोल रहा है ये, अब्दुल रऊफ? नहीं मैम, हार्दिक। अच्छा हार्दिक। काशान, उस्मान, तुम लोगों के सबको समझ में आया? देखो मैं तुम लोगों से बार बार यही बात यस कहती मैम आ हूँ, गई। इफ इट इज नॉट क्लियर प्लीज आस्क 10 टाइम्स। आई विल नॉट से कि तुम क्यों पूछ रहे हो बार बार, बट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम लोगों को नहीं समझ में आए और तुम लोग चुपचाप बैठे रहो और फिर मैं आगे तक कोर्स कंप्लीट करा दूं, पता चले पीछे फर्स्ट यूनिट भी नहीं ढंग से आती। मुझे ये सच में बहुत इरिटेटिंग लगता है ये। खैर, मैम आ गई सर। हाँ ओके। जी। तो यस हम मैम। लोग, ओके ओके वेरी गुड। तो इसका यस मतलब मैम। ये है हमारा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारी कितनी हो जाएगी इसमें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स आई, मतलब क्योंकि हमारा हर वेरिएबल क्या है, x1 x2 xn वेरिएबल्स हैं, तो इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन कितनी हो जाएगा इसका, आर पी था ना मीन, है ना। यस मैम। गिवन होती है ये चीज, जो ब्रैकेट में टर्म्स होती हैं आर और पी, ये हो जाता है मीन। और आर पी क्यू, मतलब देखो ये पी प्लस क्यू क्या होता है, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो आर पी, जब तुम्हारे पास पी है तो तुम क्यू आसानी से निकाल सकते हो, है ना। यस मैम। तो फिर आर पी क्यू हो जाएगा हमारा वेरिएंस। ठीक है ना। अब इतनी चीज क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ूं। यस मैम, क्लियर। ओके, अब नाउ इफ x1 x2 xn आर IID, मतलब इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विद, एंड दे आर बाय, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद पैरामीटर्स r and p। Sn denotes, what is Sn here? Sn is the sum of x1 plus x2 up to xn। ठीक है, so we can write it as summation of xi also। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, summation of xi where I is from 1 to n। ठीक है, यस मैम। ओके। तो अब इसका हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे इसकी मीन निकालने के लिए, क्योंकि अब हमें निकालना है मीन एस एन वेरिएबल का।
और वेरिएंस भी एस एन वेरिएबल का निकालना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एन कितनी हो जाएगी? एस एन इज समेशन एक्स आई, है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब मैं ये समेशन बाहर ले लूंगी तो आई विल गेट दिस समेशन expected value of x exi, all right, and my variables are from I to n। और ये expected value of exi की वैल्यू कितनी है? expected value of xi क्या है? मीन है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है अभी बताइए। मैम आरपी। rp, वेरी गुड। तो हो जाएगा rp और समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n। अब इसमें ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इसमें जो है डायरेक्ट मतलब कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा आई का, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एन आर पी हो जाएगा। यस मैम। ओके, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा ई एस एन एज एन आर पी। ऑल राइट, समझ में आया ये कैसे आया? हेलो, यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज यस मैम। योर वी एस एन वेरियंस। वेरियंस कैसे निकालेंगे अब इसका? वेरियंस होता है वेरियंस एस एन, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, एस एन की जगह क्या लिखेंगे? समेशन एक्स आई, है ना। अब समेशन को बाहर निकाल लिया तो हमें मिलेगा वी एक्स आई, और वी एक्स आई की वैल्यू कितनी है बताओ? क्या है वी एक्स आई? आर पी क्यू। तो आई विल गेट दिस समेशन आई इज फ्रॉम 1 to n आर पी क्यू। इसमें भी कोई आई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आई विल गेट एज एन आर पी क्यू। इज इट क्लियर? वेरिएंस कैसे आया? यस मैम। प्लीज अपना माइक ऑफ करो। तो ये चीज वेरिएंस और मीन दोनों की टर्म समझ में आ गई कैसे आई? ठीक है, अब हमारे सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि z जो है, इफ z इज लेस देन a देन दिस इज r। भैया ये कैसा डिस्टरबेंस आ रहा है, क्या हो रहा है ये? क्या कैसा डिस्टरबेंस आ रहा है? बहुत, प्लीज अपने माइक्स ऑफ करो, मेरे कान एकदम झनझना गए तुम लोगों की आवाजों से। अच्छा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में ये होता है कि अगर कोई ये जो तुम्हारा वेरिएबल होता है, कोई भी वेरिएबल x है, उसमें से हमने उसकी मीन माइनस कर दिया और डिवाइड कर दिया उसके वेरिएंस से, ठीक है, तो वो जो है वो क्या बन जाता है? वो होता है वो z बन जाता है, ठीक है। z क्या होता है? z क्या होता है भाई? z इज, तुम लोग सब पता नहीं कहाँ पे क्या सोच रहे हो। z क्या होता है? z वेरिएबल क्या होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। किसी वेरिएबल का मीन माइनस करके और डिवाइड कर दिया उसके सिग्मा उसके उससे वेरिएंस के अंडर रूट से, वही z होता है ना। हेलो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट। हेलो इतना इतना खामोश मैम, थे तुम स्टैंडर्ड लोग नॉर्मल कि, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ वो इतने खामोश थे कि मुझे लगा शायद क्लास खत्म, क्लास मेरा कनेक्शन टूट गया। तो इसी तरह से अब हमने वेरिएबल हमारा क्या है? एस एन है, ठीक है, जो समेशन एक्स आई है।
और उसका मीन कितना आया है, उसका मीन हमने निकाला एनआरपी, ठीक है, और उसका वेरिएंस कितना आया है एनआरपीक्यू, तो हमें अंडर रूट ऑफ वेरिएंस चाहिए, ये हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा एक जेड बन गया ना, दिस इज अ जेड, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल ही तो है ये, किसी वेरिएबल में यस से मैम। उसका मीन माइनस कर दिया और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया, तो हमें एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल मिल जाता है। ये हमारा वेरिएबल था, इसमें से हम एस एन हमारा वेरिएबल था, उसका हमने उसमें से मीन माइनस कर दिया और डिवाइड कर दिया उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो दिस हैज बिकम अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। और दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल व्हेन दिस इज लेस देन ए, तो ये क्या हो जाएगा फाई ए, और ये क्या होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाता है ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये भी भूल चुके होंगे कि ये कैसे आया। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन याद है? यार ये होती थी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स, करा था ये हमने स्टार्टिंग में जब यूनिट स्टार्ट करी थी। क्या हो गया तुम लोगों को, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? हेलो हेलो। मैम अगर बोलिए। x जो है अगर वो रैंडम वेरिएबल है और हम f कैपिटल F हम CDF डिफाइन करते हैं जिसमें हाँ तो एफ वो एक्स इज इक्वल सीडीएफ, टू पी। तो हाँ मेरी बात सुनो, अब वो तो टाइम नहीं है कि मैं उसको फिर से दोबारा डिस्कस करूँ, फिर तो बस एक थ्योरम क्या एक एप्लीकेशन हो पाएगी। ये होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। ये यस मैम। इसकी, और अब देखो इसको, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, समझ लो ये तुम्हारा एक्स है, एस एन वाला पोर्शन तुम्हारा एक्स है, और ये तुम्हारा रीजन है, और ये तुम तो ये एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हमने एफ एक्स की बजाय से फाइ से डिनोट कर दिया, ठीक है। इस तरह से बनता था ना वो कर्व, कि मान लो अगर ये कर्व है, तो अगर एक्स इस जगह पे आ रहा है तो ये सब जो है लेस देन एक्स वाला रीजन होता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा एफ एक्स हो जाता है इसकी यस सब। मैम। हाँ तो बस यही चीज है, तो अब इसमें यहाँ पे लेस देन एक्स की बजाय लेस देन ए कर दिया, इसको मतलब ये रीजन तुम्हारा लेस देन ए हो गया, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का जो सम हो जाएगा दैट इज योर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ऑल राइट, प्लीज भाई अपने जा जाके पीछे का थोड़ा बहुत पढ़ो, इस तरह से इट विल नॉट यस वर्क। मैम। बहुत बुरी हालत हो रही है इस टाइम क्लास की। खैर अभी तो हमने उसके लिए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमियल वेरिएट्स के बारे में बात करी, नाउ द मतलब है हमारे पॉइसन वेरिएट्स। लेट x1 x2 xn आर IID पॉइसन वेरिएट्स विद पैरामीटर लैम्डा। पॉइसन वेरिएट्स में पैरामीटर लैम्डा होता है आपका, ठीक है। लैम्डा जो है वो मीन और वेरिएंस दोनों डिफाइन करता है, ठीक है ना। अगर कोई हमारा वेरिएबल बताया कि एक्स वेरिएबल है जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर लैम्डा, तो इट मीन्स उसका मीन और वेरिएंस दोनों लैम्डा होंगे, ठीक है। कुछ चीजें जो है तुम्हें याद नहीं होंगी, मान लो x है कोई वेरिएबल एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज फॉलोइंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद यस पैरामीटर मैम। लैम्डा, इट मीन्स कि इसका x का मीन एंड x का वेरिएंस both will be lambda. All right, is it clear? Now let x1 x2 xn are IID Poisson variates with parameter यस मैम। lambda, and Sn, what is Sn? Sn is the sum of the variable x1 x2 xn, ठीक है। तो Sn का क्या मतलब होगा कि Sn
का मीन होगा आपका n लैम्डा और Sn का वेरिएंस हो जाएगा n लैम्डा। ठीक है, क्योंकि Sn जो है वो सम ऑफ xn है। सही है ना, इतना समझ में आ गया। जब एक वेरिएबल का मीन लैम्डा है और सारे आइडेंटिकल हैं तो n वेरिएबल्स का मीन n लैम्डा हो जाएगा। इज इट क्लियर? और सिमिलरली CLT में क्या होता है कि वेरिएबल का यस मैम। मीन और डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बन जाता है। तो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू a और ये इसका CDF हो जाएगा फाई a। उसी फॉर्म में लिख लिया, इसको हमने यस z बना मैम। दिया, Sn को हमने z बना दिया। Sn को हम z कैसे बना सकते हैं? Sn में से उसका मीन माइनस करके और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके। Sn का मीन कितना है बोलो? Sn का मीन कितना है when it is following Poisson distribution? What is the mean of Sn? बताओ भाई। n लैम्डा। n लैम्डा। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? अब्दुल रऊफ तुम मत बोलना। रूट ओवर n बताओ, लैम्डा। कौन बोला ये? साले। साले क्या बोले तुम? SD की वैल्यू रूट ओवर n लैम्डा। रूट n लैम्डा। वेरी गुड। तुम लोगों को सबको आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसा नहीं लगता मुझे कि नहीं आता, लेकिन पता नहीं क्यों डरते हो। मैं फोन उससे निकल के थोड़ी मारूंगी। खैर, वेरी गुड रिमार्क। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना? ये समझ में आ गया ये वाला स्टेप कैसे आया? आ गया समझ में ये, या कोई डाउट है इस स्टेप में? अगर है तो यू कैन आस्क। काशान, उस्मान, अगर कोई नो क्लास, मैम। किसी कोई और मुझे नहीं पता कौन कौन क्लास में है, जिन क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा होता है कि शुरू में क्लास करते हैं बाद में लीव कर देते हैं बीच बीच में। अभी भी 5 लोग लीव कर चुके हैं क्लास तो इसीलिए मुझे नहीं पता कौन कितने लोग तुम लोग क्लास में हो, लेकिन काशान भी है और उस्मान भी है। चलो हेलो ठीक है। मैम। हाँ बताइए। मैम मैं सुमित बोल रहा हूँ ज्योग्राफी मेन से। जी जी, मैं पहचान गई आपको। मैम वो सर कह रहे थे मैम कि वो उनका रीड शेड्यूल होना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी क्लास में सिर्फ ज्योग्राफी वाले बच्चे नहीं जियोलॉजी वाले बच्चे भी हैं। अब मेरी क्लास में सिर्फ ज्योग्राफी वाले नहीं, इकोनॉमिक्स और स्टैट्स वाले बच्चे भी हैं, मैं क्या करूं? मैं हम लोगों का जो ग्रुप है वो तो 3 डिपार्टमेंट से है। वह तो सभी के चेयरमैन मना कर रहे हैं कि वो चेंज नहीं हो पाएगा मतलब और भी क्लासेस के चक्कर में। तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी थी मेरे साथ, लेकिन लास्ट ईयर शायद सिर्फ 2 बच्चे थे ज्योग्राफी के, तो वो लोग अक्सर कभी मेरी क्लास करते थे, कभी उनकी, पता नहीं कैसे मैनेज करते थे वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन प्रॉब्लम यही थी लास्ट ईयर भी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं? तो मैम आपके डिपार्टमेंट में ही क्लास लेती हैं क्या? अभी तो मैं घर से ले रही हूँ, डिपार्टमेंट में थोड़ी ले रही हूँ। लेकिन लास्ट ईयर जो थी, जब मैं पढ़ाती थी लास्ट ईयर, तो इसी बैच को पढ़ाती थी, मतलब तुम्हारे सीनियर्स को पढ़ाती थी, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि ज्योग्राफी क्लास क्लैश करती थी मेरी क्लास से। यस मैम। ये तो मैं हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्लासेस करी गई है बहुत पूरी क्लासेस। तो अब मैं कैसे बताऊँ, मुझे एक ना पर्टिकुलर टाइम टेबल दे दो कि मैं इस टाइम पे पढ़ाऊँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं 1:30 बजे पढ़ाऊँ या 2:30 बजे पढ़ाऊँ। बहुत उस टाइम पूरे दिन से क्लास लेते-लेते मैं बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ 1:30 2:30 बजे। और ये अब इस वक़्त ऐसा वक़्त नहीं है कि मैं जो हूँ
क्लास का टाइमिंग्स बैठ के डिसाइड करो। तो तुम लोग मंडे में 10:40 पे अब तुम फ्री हुए हो, तुम लोगों की क्लास तो नहीं है साले इस टाइम से, इकोनॉमिक्स मेन वालों की? और मैम अगर हम नहीं, ये 11 तक वाली मतलब आप नहीं है मैम। मैम 11 हम्म, 11 बजे तक 11 बजे सिर्फ तक तो हमारी सेकेंड। क्या? 11 बजे से तो मैम हमारी क्लास फिर से हो जाती है शुरू, मैथ्स की, एडवांस कैलकुलस की और ऑर्डिनल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल की। हम्म, किस वक्त क्या टाइम बताऊं मैं तुम लोगों को? एक बार एक काम करो, तुम मुझे तीनों लोग, स्टैट्स मेंस वाले भी, इकोनॉमिक्स मेन वाले भी, और तुम ज्योग्राफी मेन वाले भी, ऐसा करो कि अपना कोई पूरा पूरा टाइम टेबल दो। ये नहीं कि उसमें मैथ्स नहीं है और सिर्फ इकोनॉमिक्स का दे दिया और खाली सिर्फ स्टैट्स का दे दिया। पूरा पूरा टाइम टेबल मुझे दो, मैं फिर डिसाइड करती हूँ। कल को अगर ओके कल की क्लास जो है 12:30 बजे फ्री हो तुम लोग सब कल को? मैम अभी तो एक सर अपना टाइम टेबल भेज यस देंगे, मैम। उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा मैम, हमारी क्लास तो है शायद। अरे यार, तुम्हारे सर अभी तक टाइम टेबल्स दे रहे हैं। चलो बोलो। एक्चुअली जी प्रॉब्लम मैम। ये है कि सभी स्टूडेंट्स का सब्सिडरी अलग अलग है। हम्म, तो सब्सिडरी के अकॉर्डिंग तुम लोग जो है, जितने भी तुम्हारे टाइम टेबल्स हैं, जितने भी तुम लोग के सब्जेक्ट्स हैं, वो प्लीज मुझे उसका एक कंप्लीट टाइम टेबल आज सब लोग दे दो, ताकि मैं उस हिसाब से रोज की क्लास का रूटीन बना दूं। मैं रोज बेवकूफों की तरह से कि आज 10 बजे होगी, कल को 11 बजे होगी, तो ये तो सही नहीं रहता। बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी माइंड सेट करना पड़ता है क्लास से पहले। तो इसलिए जो है प्लीज मुझे एक प्रॉपर टाइम टेबल, सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, इकोनॉमिक्स मेन वालों की भी, स्टैट्स मेन वालों की भी, और ज्योग्राफी मेन्स वालों की भी, कि आप तुम लोग मुझे प्रॉपर टाइम टेबल दोगे जिसके अकॉर्डिंग मैं क्लास सेट करूं। और प्लीज। ओके मैम। तो ओके हम तो अपना पर्सनली सबमिट करें, हर कोई अपना टाइम टेबल आपको? नहीं नहीं, कोई एक बच्चा कर दे सबके ग्रुप कि मैं से। देख सकूं। कोई भी मतलब इधर से साले कर दे, तुम कर दो, कोई भी, रोहित वोहित जो भी तुम्हारे ज्योग्राफी वाले हैं। और व्हाट इज उसके इकोनॉम स्टैट्स का कौन कौन है? अब्दुल रऊफ, कोई भी जो भी स्टैट्स के हो, कोई भी कर दे, ठीक है, लेकिन कंप्लीट टाइम टेबल देना मुझे। उसके बाद ना फिर ये ना हो ड्रामा कि भाई क्लास नहीं हो पा रही, सही टाइम पे नहीं हो रही है, ठीक है? फिर मैं कोई एक्सक्यूज भी नहीं सुनूंगी कि मैम हमारी क्लैश हो रही है। ऑल राइट। सो सो इज इट क्लियर? ये वाला स्टेप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एन माइनस एन लैम्डा अपॉन एन लैम्डा इज लेस देन ए, ये स्टेप क्लियर है? ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की फॉर्म में आ गया है। एफ probability of x less than equals to x is equals to fx. This is your cumulative distribution function. x की जगह ये आ गया है, a की जगह ये है, एंड फंक्शन को हमने ऐसे लिख दिया, फाई a x तक जा रहा है, या वो यहाँ पे a तक जा रहा है, इसमें x तक जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे fx है और यहाँ पे फाई a है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, now see this remark. CLT can be CLT can be stated in another form as follows. If x1, x2, xn are IIDs with mean mu and variance sigma square, then Sn is your summation xi. Sn क्या है? Sn is your summation xi, where I is from 1 to n. All right? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 plus x2 up to xn. All right? यस मैम। Okay.
नाउ फॉर अ रीजन माइनस इंफिनिटी से a तक and a b is greater than a and plus infinity, we can also write this as this a से लेके मतलब your this variable is less greater than a and less than b, ठीक है। तो इसको हम अगर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए या फिर फाइव बी माइनस फाइव ए। यस ये मैंने यस मैम ये भी हमने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की क्लास में करा था, जब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे तो करा था पहले। इससे पहले का रीजन कंसिडर करो, ठीक है, मतलब कि दिस रीजन, तो तुम समझ लो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ एफ ए, इतना पोर्शन हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये होता है यस प्रोबेबिलिटी मैम ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x एफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। मान लो मेरा ये उल्टा हो गया, मतलब मेरा ये इस तरह से आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा ना, ऐसे ही मैंने इसको यस माइनस मैम एफ ए कर दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तो नॉर्मल एफ बी ही है, ठीक है, तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। यहाँ पे मेरा फंक्शन एफ बी से नहीं डिनोट कर रखा, मैंने फाइव बी से डिनोट कर रखा है, तो फाइव बी माइनस फाइव हो जाएगा। इज इट क्लियर? एंड यस फाइव इज द मैम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। फाइव क्या है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है? स्टैंडर्ड नॉर्मल का। स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन कितना होता है, वेरिएंस कितना होता है? बताओ, कल ही तो बताया था, मीन 0 एंड वेरिएंस standard normal variable is a normal variable whose mean is 0 and variance is 1। इसको रट लो, 10 बार कह लो इसे ताकि याद हो जाए। Standard normal variable is a normal variable whose mean is 0 and variance is 1, ठीक है। रिसर्च, अब ये न्यूमेरिकल देखो, a researcher worker wishes to estimate the population mean using a large enough sample that the probability will be 0.95 and the sample mean will not differ from the population mean by more than 25% of the population standard deviation. Use CLT to find how large sample should be taken, ठीक है। मैम स्क्रीन बहुत बड़ी है, मुझे तो मैम स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा है। बताओ बताओ, बोलो क्या प्रॉब्लम है? मैम जूम हो रखी है स्क्रीन। मेरी स्क्रीन जूम हो रही है? आप यस मैम, वो x1 x2 अब क्लियर है? अभी भी मैम थोड़ी सी, मैम अभी भी नहीं, थोड़ा सा और कम करिए थे। नहीं, मेरा तो स्क्रीन नॉर्मल है, तो हमारे और लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है नॉर्मली क्या आ रही स्क्रीन है। जूम आउट? नो तुम्हारा मैम खुद स्क्रीन पे ना जूम हो रहा होगा, मेरी तो स्क्रीन नॉर्मल है। हो गया मैम, ठीक हो गया मैम, वो फोन में ही दिक्कत हो गई थी कुछ। A research worker wishes to estimate the population mean using a large enough that the probability will be 0.95। तो probability हमारी आनी चाहिए 0.95, यानी कि समझ लो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, फाइव ए वाली वैल्यू आनी चाहिए 0.95 and the sample mean will not differ from the population mean by more than 25% of the population standard deviation। और सैम्पल मीन जो है पॉपुलेशन मीन से कितना डिफर नहीं करना चाहिए? नॉट मोर देन 25% ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम CLT यूज करेंगे टू फाइंड हाउ लार्ज द सैंपल शुड बी टेकन, ठीक है। देखो, लेट द सैंपल बी x1 x2 xn टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है।
और इसका मतलब ये है कि हर एक का मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। सैंपल मीन कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सिग्मा x1 एक्स आई x2 xn, सैंपल मीन सिग्मा xi अपॉन एन है। अपॉन एन, हाँ वो सिग्मा xi अपॉन एन। सिग्मा मत कहा करो, सिग्मा से ना कंफ्यूजन हो जाता है, इस वाले सिंबल का समेशन कह दिया करो, ठीक है, क्योंकि हम सिग्मा यूज करते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो वो तुम अगर सिग्मा बोलोगे ना इसे समेशन को, तो फिर वो समझ में नहीं आता कि कौन सा सिग्मा बोला तुमने, ठीक है, तो समेशन बोला करो। सैंपल मीन इज इक्वल्स टू x1 x2 xn डिवाइडेड बाय n, ठीक है, दिस इज योर सैंपल मीन। एंड CLT क्या कहती है कि जो भी हमारा वेरिएबल है, इस केस में हमारा वेरिएबल है x बार n, उसका अगर हम उसमें से मीन निकाल देंगे और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है इसमें, सिग्मा अपॉन अंडर रूट n होगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे डिवाइड कर देंगे तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है 0 और वेरिएंस होता है 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn माइनस म्यू। हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन में देखो, the sample mean will not differ from the population mean by more than 25% of the standard deviation. 25% of the standard deviation means 0.25 of sigma, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, हेलो, यस मैम। समझ में आ रहा है या सिर्फ कुछ जवाब ही नहीं आ रहा मेरे पास, हम आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टैंडर्ड वो सैंपल मीन शुड नॉट डिफर फ्रॉम पॉपुलेशन मीन बाय, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 25% ऑफ सिग्मा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये चीज आ गई, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 0.95। ऑल राइट, कुछ डाउट है, प्लीज अगर डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। बताओ आगे बढ़े, हेलो, यस मैम। ओके, तो इसको जो है ये चीज आ गई समझ में, कैसे आई, दैट सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस जो है वो सिग्मा, वो 0.25% ऑफ सिग्मा के से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 आनी चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन व्हिच आई हैव एनसर्कल्ड, ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसको सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, तो मेरा ये वाला वेरिएबल z बन जाएगा, है ना, z क्या होता है, यस मैम। वेरिएबल माइनस मीन अपॉन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मेरा वेरिएबल था xn बार, उसमें से ऑलरेडी मीन निकला हुआ था, अब मैं उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरा वेरिएबल बन गया है z, ठीक है, तो इस पर मैं CLT लगा सकती हूँ इजीली। तो अब जब इस वाली टर्म को करा तो ये तो z बन गया, और जब 0.25 सिग्मा को सिग्मा अंडर रूट एन से डिवाइड कर दिया मैंने, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, अंडर रूट एन ऊपर पहुंच गया, ठीक है, तो आई विल गेट दिस एज 0.25 एन, या फिर अंडर रूट एन अपॉन 4, या तो 0.25 अंडर रूट एन मिल समझ लो इसको, या फिर 0.25 को अगर तुम 1/4 लिखना चाहो तो 1/4 लिख दो, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, कैसे आई, बोलो भाई, यस मैम। ठीक है, और ये होना चाहिए 0.95 के इक्वल। अब जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल मैंने तुम्हें अभी ग्रुप पे सेंड करा है, ठीक है, उसमें हम वैल्यू चेक करेंगे कि 0.95 पे वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे कि वो होती है 1.96,
सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट n बाय 4 की वैल्यू होती है 1.96। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट n एज इक्वल्स टू 61। तो हमें सैम्पल साइज लेना पड़ेगा लगभग 61, मतलब n हमें लेना पड़ेगा 61। तो हमारा जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि सैम्पल मीन विल नॉट डिफर फ्रॉम पॉपुलेशन मीन बाय मोर देन 25% ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, कितना टाइम रह गया? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Let x1, x2, xn be IIDs Poisson variates with parameter lambda. Use CLT to estimate probability 120 is greater than Sn, 120 is less than Sn, and Sn is less than 160, where Sn is equals to x1, x2, xn. And it is given that lambda is equals to 2 and n is equals to 75। लैम्डा की वैल्यू अगर 2 है तो इसका क्या मतलब हो गया कि मीन कितना हो जाएगा इसका? 2। वेरी गुड, 2 हो जाएगा और वेरिएंस भी 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पॉइसन वेरिएट में मीन और वेरिएंस जो होता है वो सेम होता है एंड दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे कितने वेरिएबल्स हैं? n वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और हमें निकालना है मीन किसका? Sn का। हमें निकालना है Sn का मीन। और ई एक्स आई का मीन है मेरे पास लैम्डा और वी एक्स आई भी है मेरे पास लैम्डा। तो तुम मुझे बता सकते हो ई एस एन की वैल्यू और वी एस एन की वैल्यू? सॉल्व करो, इसे बताओ। ESN, you have to find the value of ESN and VSN. You have got EXI as lambda and VXI भी lambda है and you have to calculate the value of ESN and VSN. This is very easy. बताओ कैसे होगा? मैम दोनों 150 आएगा। दोनों 150 आएगा? 150 दोनों। 150। ओके, कैसे करा इसे तुमने? देखो मैंने क्या करा, Sn की जगह रख दिया समेशन xi। मुझे निकालना था Sn, Sn की जगह मैंने रख दिया समेशन एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। Sn की जगह रख दिया मैंने समेशन xi। ठीक है, और समेशन बाहर हो जाएगा, xi इधर है, exi की वैल्यू कितनी है? 2 गिवन है, तो ये हो जाएगा समेशन 2 और समेशन है तुम्हारा i से लेके 75 तक, तो ये आंसर आ जाएगा 75 इंटू 2 दैट इज 150। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Sn आ जाएगी 150 और VSN की भी हो जाएगी 150। इज इट क्लियर? यस इज इट मैम। क्लियर? ओके, तो इस तरह से ये निकाला है। ठीक, अब हमारे पास क्या होती है कंडीशन जब लार्ज n होता है तो Sn वेरिएबल है अगर, तो उसका मीन उसमें से माइनस होगा और अपॉन अंडर रूट ऑफ मतलब अंडर रूट ऑफ वेरिएंस यानी कि सिग्मा का अपॉन हो जाएगा। तो वो क्या हो जाता है, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने लगता है। ठीक है, फिर हमने रिमार्क में ये करा था जिसका आंसर ये आया था 5b माइनस 5a कि अगर तुम्हारा
इस तरह का वेरिएबल है जिसमें रेंज गिवन है कि एक्स की मतलब जेड की वैल्यू जो है वो ए से लेके बी तक लाई करेगी। देखो पीछे हमने ये करा था ना यहाँ पे रिमार्क में कि अगर तुम्हारा ये जेड है और इसकी वैल्यू ए से लेके बी तक के बीच में लाई करेगी, तो इसकी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 5b माइनस 5a। मतलब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, 5b माइनस 5a करके। तो इसी तरह से हमने इसकी प्रोबेबिलिटीज की क्या हो जाएगी, 120 से हमें 160 तक के बीच में निकालनी है। तो हम हर एक में से हर एक को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बना लेंगे। तो 120 माइनस 150 अपॉन अंडर रूट 150 करेंगे। तो क्योंकि हमें इसे बनाना है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, तो इसमें से माइनस 150 करेंगे हर एक में से और अपॉन अंडर रूट 150 करेंगे। ठीक है, हेलो। यस मैम। क्यों भाई, ठीक है, तुम लोग को समझ में आई ये बात या नहीं समझ में आई? कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? अब देर हो गई क्लास को। मैम आ गई। नहीं मैम। ठीक है, देखो इसको इन सारे वेरिएबल्स को हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल ही तो बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, एस एन में से म्यू अपॉन सिग्मा मतलब उसका मीन और वेरिएंस करेंगे, वो स्टैंडर्ड डिविएशन को अपॉन में करेंगे। तो इसमें मीन की वैल्यू 150 आ रही है, वेरिएंस की भी उसकी वेरिएंस की भी 150 आ रही है। तो हम यही तो करेंगे, 120 माइनस 150 अपॉन अंडर रूट 150। ये भी बन गया एस एन। ऐसे ही इसको करेंगे, सॉरी ये भी बन गया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। ऐसे ही एस एन को चेंज करेंगे, एस एन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो वो भी बन जाएगा तुम्हारा z। ऐसे ही इसको करेंगे 160 माइनस 150 अपॉन अंडर रूट 150। ठीक है, तो इससे हमें ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को देखने के लिए तुम्हें ग्राफ देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये रीजन ऐसे हो जाएगा। टोटल तुम्हारा रीजन ये होता है -3 से लेके +3 तक। ठीक है, और इसमें हमें किस रीजन की वैल्यू फाइंड करनी है, -2.45 से लेके 0.82 तक। मतलब इस रीजन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मैं अभी समझाऊं, वरना कल को समझाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। तुम लोगों को वैल्यूज फाइंड करनी आती है ग्राफ्स इससे? नहीं मैम, यस एक मैम। बार बेबी बता कर्व से दीजिएगा ग्राफ से कैसे। वैसे ये लास्ट सेमेस्टर में होता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि तुम्हें आता है नहीं आता। अगर आता है तो इट इज़ वेरी नाइस कि तुम्हें अगर -2.45 से लेके 0.82 तक की वैल्यू निकालनी है। अगर निकाल सको तो बहुत अच्छा है, वरना फिर मैं कल को क्लास में समझाऊंगी। अगर अभी चाहो तो अभी समझा दूंगी। समझो अभी मैम कल समझा दीजिएगा, हमारी दूसरी क्लास हाँ, भी हो गई इसीलिए होगी मैंने स्टार्ट। वही देखा कि 11:03 हो रहे हैं, तो इसलिए मैं क्लास छोड़ रही हूँ अब। ठीक है, ओके। 1 मिनट अभी तुम लोग, चलो हाँ, रोहित, सुमित और किसने करी थी, सैफ ने करी थी ना क्लास तुम लोगों की ज्योग्राफी वालों में से? मैम आज की क्लास ना, तुम ही तीनों तो हो या कोई यस और मैम। भी है? रोहित, सुमित और सैफ के अलावा आसिफ भी है क्या? एक नो मैम मैम, आसिफ भी आसिफ और एक नहीं है। गगन भी है। अरे वो तो है, मैं पूछूं क्लास हाँ कौन तो है अटेंड कर रहा है लेकिन इसमें? नहीं, क्लास में सिर्फ 3 लोग ही हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। कल को फिर इंशाल्लाह हम आगे का करेंगे। ठीक है मैम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।